गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी के बारे में बात करनी है हमें आज के सेशन में। बच्चों सबसे पहली बात तो इससे रिलेटेड ये है कि सर क्या एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। हमने कंपनी में पढ़ा था कि भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी होता है, मतलब कंपनी तो एग्जिस्टेंस ही रजिस्ट्रेशन के बाद है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं चाहो तो मत करवाओ। हाँ, रजिस्ट्रेशन ना करवाने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने डिस्कस करे थे। अब एलएलपी की बात आती है तो बच्चों एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, जस्ट लाइक कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था एलएलपी कंपनी के फीचर्स की तरह बनाई गई है। एलएलपी एग्जिस्टेंस में ही तब आएगी जब आप क्या करवा लोगे, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। क्या बताया मैंने, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज मैंडेटरी। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज मैंडेटरी। लाइकवाइज कंपनी, जैसे कि कंपनी में होता है, लाइकवाइज कंपनी एलएलपी comes into existence only after registration। जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगी। तभी तो हमने पढ़ा था एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एलएलपी कॉमन सील है, एलएलपी में अपना क्या बोलते हैं, एलएलपी में परपीचुअल सक्सेशन है, एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी है। तभी तो वो सारे फीचर्स आए जब आपने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। अच्छा सर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कहां? कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी में होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फर्म का रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होता है। बच्चों एलएलपी को रजिस्टर करवाने के लिए जो अथॉरिटी है वो अभी आरओसी के पास ही है, यानी आरओसी को ही पावर दे रखी है एलएलपी को रजिस्टर करने की। अभी वो ही इसकी क्या है, अथॉरिटी है। लाइकवाइज कंपनी, मैं कंपैरिजन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं चाहूं तो सिर्फ इंडिपेंडेंटली एलएलपी भी पढ़ा सकता हूं, बट जब मैं कंपनी या पार्टनरशिप के साथ कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स में इंटीग्रेशन आ रहा है। आप समझ पा रहे हो कि ये चीज कंपनी से उठाई है, ये चीज पार्टनरशिप से उठाई है, तो हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, हम उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्या बात समझ आती है? तो जब आप एग्जाम में पढ़ने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कंपनी पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, एलएलपी को पढ़ने की जरूरत नहीं। बस एलएलपी में ये देख लेना है कौन सा प्रोविजन कंपनी का, कौन सा प्रोविजन पार्टनरशिप का। एलएलपी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया, यानी सिलेबस में से एक ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। लाइकवाइज कंपनी एलएलपी हैज टू बी रजिस्टर्ड with ROC where within ROC of its jurisdiction। जहां पे भी LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसी जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्रेशन LLP का करवाना होगा। क्या बात समझ में आती है? फटाफट देख लो। फटाफट देख लो, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी क्या मैंडेटरी है? यस। एग्जिस्टेंस में ही तभी आएगी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कहां होगा? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी है ना आप लोगों ने, वो सारी कंपनी से मैच करती हुई पढ़ी है। अभी तक जितनी भी हमने स्टडी करी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को ले लो, कंपनी के एलएलपी के फीचर्स को ले लो, ठीक है ना, अब रजिस्ट्रेशन को ले लो। अब मैं अगला टॉपिक प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाने वाला हूं। जितनी भी बातें अभी तक पढ़ोगे, अभी तक पढ़ी हैं और आज के सेशन में पढ़ेंगे, वो सारी अभी तक कंपनी से रिलेटेड बातें हैं। हाँ,
पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें भी आएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना बच्चों नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन का, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस बच्चे ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, उसको इस प्रोसेस को समझने में कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह। ध्यान से देखना। प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी बता दो। एलएलबी बनाने के लिए कितने पर्सन चाहिए सर? 2। कोई से भी 2 पर्सन, या वो इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉर्पोरेट। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई से भी 2 पर्सन हो गए, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है जी, मिस्टर ए और मिस्टर बी, हमने दोनों इंडिविजुअल्स लिए। सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा जी? सबसे पहले इनको डीएससी ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? ऑब्टेन डीएससी। आप जानते हो डीएससी क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डीएससी क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आप लोग ये बात जानते हो कि आज के टाइम में कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन या इनसे जुड़े सारे काम सिर्फ ऑनलाइन होते हैं, और ऑनलाइन साइन करने के लिए हमें कुछ चाहिए, और वो ऑनलाइन साइनिंग की जो पावर है वो डीएससी के पास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहता है कि भाई अगर किसी को ऑनलाइन सिग्नेचर करने हैं, कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर डीएससी लेना पड़ेगा। ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूं, डीएससी लेने के लिए एवरेज मार्केट रेट जो चलता है वो 1000 रुपए चलता है, एक पर्सन का 1000 रुपए। मैं आपको कॉस्ट भी बताता चल रहा हूं, इसलिए अगर कल को आपके पास काम आ जाए तो देखना आप कितने अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो 2 पर्सन ने डीएससी लिया, ठीक है ना। अगर उनके पास है तो बढ़िया है, ये पैसे बच जाएंगे। नहीं है मान लो, तो 1000 रुपए के 2 डीएससी 2000 रुपए के आएंगे। ठीक है जी। मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं जो 1000 रुपए में डीएससी बनवा के देते हैं। सुबह डॉक्यूमेंट दो, शाम को डीएससी ले लो। डीएससी बनवाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, उस पर्सन की फोटोग्राफ, फोन नंबर, मेल आईडी, सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट जाएंगे और डीएससी बन के आ जाएगा। अच्छा, डीएससी ले लिया, डीएससी ले लिया। अब आप जाओ किस पर? नेम अप्रूवल पर, नेम अप्रूवल पर। ठीक है जी। अब आप किस पे जाओ? नेम अप्रूवल। आपको पता है हमें पहले अपनी एलएलपी का नाम क्या रखना है, उसके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपको अब आरओसी के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपको एप्लीकेशन देनी है। किस चीज के लिए? एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। आप जानते हो हमें अपना नाम रिजर्व करवाना पड़ता है। मान लो मैं एक एलएलपी बनाना चाहता हूं, जिसका नाम रखना चाहता हूं मैं सनशाइन एलएलपी। ठीक है जी। मैं क्या नाम रखना चाहता हूं? सनशाइन एलएलपी। तो भाई क्या मुझे सनशाइन नाम रखने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? मुझे उसके लिए कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी आरओसी से। तो सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन दूंगा आरओसी को कि भाई मुझे बताओ क्या सनशाइन एलएलपी नाम मुझे दे दोगे आप लोग? अच्छा, तो रिजर्वेशन के लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सर फॉर्म किसमें फाइल करें? क्या कागज में एप्लीकेशन लिख के दे दें? नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर इसके लिए फॉर्म है, स्पेसिफाइड फॉर्म है। इस फॉर्म का नाम है बच्चों फॉर्म 1। वैसे इसका नाम क्या है? फॉर्म 1। बट आज के टाइम पे, अभी करंट सिनेरियो में बता रहा हूं, इस फॉर्म का नाम रिप्लेस कर दिया गया है, और इस फॉर्म का नाम है रन एलएलपी। मैं आपको ये फॉर्म्स भी दिखाऊंगा, फिक्र मत करो, आज ही दिखाऊंगा। क्या है इस फॉर्म का नाम अभी के सिनेरियो में? रन एलएलपी। रन की फुल फॉर्म
रिजर्व यूनिक नेम ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है किस चीज के लिए? रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। फॉर्म 1 है जिसका करंट सिनेरियो में इस फॉर्म 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है रन एलएलपी नाम से, और साथ में आपको भरनी है रिजर्वेशन ऑफ नेम की। सर फीस कितनी है? मैं फीस लिखवा नहीं रहा हूं, आज के टाइम पे 200 रुपए चल रही है। क्या पता जब तक मैं क्लास अपलोड करूं, जब तक आप ये क्लास वॉच करो, वो फीस 300 रुपए हो जाए, 400 रुपए हो जाए, क्योंकि वो चेंज होती रहती है। फिर आप कहोगे अमन सर ने गलत पढ़ा दिया। अभी बिल्कुल आज के टाइम में, आज की डेट पे, आज के टाइम में 200 रुपए फीस है। ये फीस चेंज होती रहती है, वो आप गूगल से चेक कर सकते हो, और वो इस फॉर्म में भी लिखी होती है। ठीक है जी, फीस हो गई। सबसे पहले बताओ क्या करना है। 2 पर्सन जो बनाना चाहते हैं डीएससी ले जाके। अच्छा, मैंने डिन नंबर की तो बात ही नहीं करी, डिन भी तो लेना है। दूसरा काम ये है ऑब्टेन डिन। सर डिन को सर आप डीपिन क्यों नहीं लोगे? भाई मैंने आपको बताया था, मैं तो डिन प्रेफर करूंगा, आपको डीपिन दिलवाना है डीपिन दिलवा देना, आपकी मर्जी है। ये हो गया स्टेप 2। ठीक है जी, ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है जी, डिन लेने का खर्चा एक पर्सन का 500 रुपए, तो 2 पर्सन का कितना हो गया? 1000 रुपए। तो अभी तक कितना खर्चा कर दिया? 2000 रुपए डीएससी पर और 1000 रुपए डिन या डीपिन पर। ठीक है, कितने हो गए? 3000 रुपए। और ये खर्चा तो ऐसा है, ये आप इसे खर्चा मत मानो, इसे इन्वेस्टमेंट मानो। एक बार डिन नंबर आ गया ना, वो आपकी जिंदगी भर तक चलता है। आप ये समझ लो डिन नंबर पेन की तरह होता है। एक बार आ गया, ऐसा नहीं है कि हर बार अलग अलग आएगा, एक बार आ गया वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ठीक है जी, डीएससी की वैलिडिटी होती है। डीएससी 1 साल के लिए बनता है और 2 साल के लिए बनता है, हर 2 साल बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है ना, और पर डिन नंबर परमानेंटली आ गया। तो सबसे पहले क्या, उन दोनों पर्सन का डीएससी लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर, मेल आईडी सबमिट करके, फोटोग्राफ सबमिट करके डीएससी शाम तक आ जाएगा। फिर उस डीएससी से 2 फॉर्म भरो डिन के। DIR3 आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, 500 रुपए के डिन आ जाएगी। ये आपके पहले काम होगा, ये काम 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर मेरे पास डीएससी आ गया, डीपिन आ गया, 3000 रुपए खर्चा होगा। उसके बाद अपने क्लाइंट से पूछो भैया नाम बताओ, मुझे कौन सा नाम चाहिए, वो आपको नाम बताएगा कि मुझे ये नाम चाहिए। जब आप फॉर्म 1 या रन एलएलपी भरोगे, जो आज के टाइम में रन एलएलपी के नाम से जाना जाता है, इसमें आप अभी 2 प्रपोज्ड नेम्स भेज सकते हो। लॉ आपको कहता है कितने नेम्स भेज सकते हो? 2 प्रपोज्ड नेम। मतलब उसमें लिखा होगा प्रपोज्ड नेम 1, प्रपोज्ड नेम 2। ठीक है जी, मतलब आरओसी के पास जोन सा नाम अवेलेबल होगा ना, वो आपको दे देगा। मान लो मैंने अपना पहला नाम रखा सनशाइन एलएलपी। ठीक है जी, मान लो सनशाइन एलएलपी उसके पास अवेलेबल नहीं है। आपको पता है नाम के ऊपर कुछ रूल्स चलते हैं। मान लो उसके पास सनशाइन नाम अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको दूसरे प्रपोज नेम पे जाएगा। मान लो मैंने दूसरा नाम रखा है सनलाइट एलएलपी और सनलाइट उसके पास अवेलेबल है, तो वो प्रपोज नेम 2 को आपको अलॉट कर देगा। क्या बात समझ में आती है? तो आपको कितने प्रपोज नेम्स भेजने आज के सिनेरियो के हिसाब से? 2। पता है जब शुरू में हुआ करता था, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 प्रपोज नेम्स जाते थे, 6 प्रपोज नेम्स जाते थे, 6 प्रपोज नेम्स जाते थे। बट अब कितने कर दिए? सिर्फ 2 कर दिए। ठीक है जी, तो फिर तो देखो, आपने डीएससी ले लिया, डिन ले लिया, फिर आपने क्या करा, थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नाम डाली। ठीक है जी, कितने प्रपोज नेम डालोगे? सर 2 प्रपोज नेम्स अलाउड है। वो उन 2 प्रपोज नेम्स में से आरओसी अप्रूव कर देगा कोई नाम, या रिजेक्ट भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपको फिर से रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। आपको फिर से क्लाइंट को फोन करना पड़ेगा, हेलो मिस्टर क्लाइंट, आपका नाम रिजर्व नहीं किया और उसी ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, प्लीज आप मुझे नए नाम सोच के बताओ। इतना इजी नहीं होता नेम रिजर्वेशन लेना, बहुत ही काम चलता है इसके अंदर, समझ जाओ। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम मान के चलते हैं आरओसी ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों रिजेक्ट माने? आरओसी क्या करेगी? अच्छा, नेम से जुड़े हुए रूल्स तो आपको पता ही होंगे, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, एक बार लिखवा दूंगा, आप उसकी फिक्र मत करो, बट आपको नेम से जुड़े हुए रूल्स तो पता होंगे, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो भी नाम आप प्रपोज करोगे, वो नाम किसी भी तरीके से किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच नहीं करना चाहिए। मान लो मैंने कोई
कंपनी के लिए मैंने कोई एलएलपी के नाम के लिए एप्लीकेशन डाली है और नाम रखा डोमिनोज एलएलपी, बताना क्या मुझे वो नाम आरओसी अलॉट करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि डोमिनोज ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, वो मुझे वो नाम कतई नहीं देगा। अच्छा मैंने नाम डाला गूगल एलएलपी, क्या मुझे नाम देगा? कतई नहीं। क्यों? ऑलरेडी गूगल एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। वही नाम आपको मिल सकता है जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, एग्जिस्टिंग एलएलपी से मैच ना करता हो। पहला रूल तो ये हो गया। मैं लिखवाऊंगा, हालांकि कंपनी एक्ट में पढ़ चुके। दूसरा, वो किसी भी तरीके से, वो नाम किसी भी तरीके से प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट। आपने एक एक्ट सुना होगा पार्टनरशिप एक्ट में, एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट, जैसे कि वर्ड होते हैं ना, इंपीरियल, रॉयल, किंग, क्वीन, ऐसे नाम आपको रखने के लिए अलाउ नहीं करे जाते हैं। क्यों? इन नामों से ये शो होता है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे सुपीरियोरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। जैसे आपने वर्ड यूज कर लिया किंग एलएलपी, सामने वाला सोचेगा किंग एलएलपी जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई चीज हुआ। इंपीरियल एलएलपी, सामने वाला सोचेगा बड़ी कोई रॉयल चीज है। तो सामने वाला किसी तरीके से मैनिपुलेट ना हो जाए, तो उनको ये नाम का अप्रूवल नहीं दिया जाता है। फिर से बताओ, दो रूल्स बताए मैंने जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, एग्जिस्टिंग एलएलपी से नाम मैच नहीं करना चाहिए वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। किसी भी एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट में जो भी नाम प्रोहिबिटेड कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे रॉयल, इंपीरियल, किंग, क्वीन, एम्प्रेस, तो वो भी आपको क्या नहीं कर जाएंगे, अलॉट करे नहीं जाएंगे। तो आपको बात का याद रखना, मैं लिखवा दूंगा रिजर्वेशन ऑफ नेम के टाइम पे आपको क्या बात है। अच्छा, आरओसी क्या करेगा? आरओसी क्या कर लेगा? आरओसी will either accept, आरओसी क्या करेगा? मैं तो आपको सच बताता हूं, आज तक मैंने जितने भी नाम के प्रपोजल डाले हैं, अब कहने को कि मैं ये सब चीजें पढ़ाता हूं और मुझे नॉलेज भी, अच्छी नॉलेज, एक्सपीरियंस भी, बट मेरे हर बार नाम रिजेक्ट हुए, हर बार नाम रिजेक्ट हुए। जबकि मैंने चेक करके डाले, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, कि ऑलरेडी मैंने चेक करके डाले, कोई था ही नहीं, बट आरओसी ने रिजेक्ट कर दिए। भाई मर्जी है उसकी, रिजेक्ट कर दिए। आरओसी विल ईदर एक्सेप्ट स्लैश रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ठीक है जी, आरओसी एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर आरओसी को लगेगा कि किसी भी तरीके से ये नाम क्या है, डिस्क्रिपेंसी है इस नेम में, वो किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी, ट्रेडमार्क, कंपनी या एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट में प्रोहिबिटेड है, तो वो अलाउ नहीं करेगा। हम मान के चलते हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, इफ एक्सेप्टेड। ठीक है जी, क्योंकि अगर रिजेक्ट हो गई तो सेम प्रोसीजर रिपीट करो, फिर से एक नई एप्लीकेशन डालो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। इफ एक्सेप्टेड तो क्या होगा? तो भाई एक बार आपका नाम एक्सेप्ट हो गया तो बच्चों ये नाम 90 दिनों के लिए, कितने दिन बताया मैंने, 90 डेज, 3 मंथ्स के लिए आपको अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करके, बाकी कंप्लायंसेस करके कंपनी को, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवा लो। अदरवाइज ये जो 3 महीने के लिए आपको नाम रिजर्व्ड करा गया था ना, आपके लिए रिजर्वेशन रखी गई थी, उसे हम कैंसिल कर देंगे। क्या बात समझ में आती है? यानी कि आपने एप्लीकेशन का नाम भी पढ़ा था, रिजर्व कर रहे हैं हम अपने नाम को, वी आर ओनली रिजर्विंग द नेम। इफ एक्सेप्टेड द नेम विल बी रिजर्व, मतलब रिजर्वेशन का मतलब ये है कि अब कोई और, मान लो मैंने एप्लीकेशन डाली सनशाइन एलएलपी की रिजर्वेशन ऑफ नेम की और मुझे अप्रूवल मिल गया, तो आरओसी कहेगा आज से 90 दिनों तक ये नाम हम आपके लिए रोक कर रखेंगे। अगर मान लो कोई और मिस्टर बी आया और उसने भी सनशाइन एलएलपी डाला तो उसका रिजेक्ट कर देंगे। आरओसी कहेगा नहीं जी अभी रिजेक्टेड है, क्योंकि अमन गुप्ता सर ने 90 दिनों के लिए रिजर्व कर रखा है। 90 दिनों तक अगर मैंने बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करके कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवा ली, सर्टिफिकेट ले लिया, तो नाम अब मुझे मिल जाएगा परमानेंट। अदरवाइज 90 दिनों बाद मेरा वो रिजर्वेशन के आगे कैंसिल लग जाएगा और मिस्टर बी अगर फिर से एप्लीकेशन देंगे तो वो उन्हें अलॉट कर देगा। ठीक है ना, फीफो चल रहा है, फर्स्ट आओ ले जाओ ना।
The name will be reserved for period of 3 months from date of approval of ROC. जिस दिन आपको आरओसी ने अप्रूवल दिया है उस दिन से 3 मंथ्स। याद करो कंपनीज एक्ट अगर कोई अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आ रहा है, बिल्कुल रिसेंटली वाला बता रहा हूं, कंपनीज एक्ट में यही सेम चीज नेम रिजर्वेशन सिर्फ 20 दिन के लिए मिलती है। एलएलपी एक्ट कहता है 3 महीने, कंपनीज एक्ट कहता है 20। मैंने आपको बताया था ना, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पेनल्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मतलब आप सोचो किसी बेचारे बंदे ने 20 दिन में बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाया, उसका नाम गया, उसको फिर से पैसे देने पड़ेंगे नाम रिजर्व करवाने के लिए। बट एलएलपी वाले एप्लीकेंट को 3 महीने का टाइम मिलेगा, आप 3 महीने तक अपने बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करना। अच्छा, अब आपने नाम रिजर्व हो गया, ये आपका पहला स्टेप था, ये आपका पूरा क्या था, पहला स्टेप था एक तरह से आप ये मान लो नेम रिजर्वेशन का। नेम रिजर्वेशन तक की बात समझ में आई, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में नेम रिजर्वेशन तक की बात समझ में आई, एक बार फिर से देख लो। डीएससी लो, डिन लो, रिजर्वेशन ऑफ नाम की एप्लीकेशन लो। रिजर्वेशन ऑफ नाम अगर आपको मिल गया, रिजर्वेशन ऑफ नेम आपको मिल गया तो 90 डेज के लिए मिलेगा। अच्छा, अब 90 डेज के लिए हमें नेम रिजर्वेशन मिला, अब क्या करना है? विद इन 90 डेज, अब आपको क्या करना है? विद इन 90 डेज सबमिट इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। अब आपको क्या सबमिट करना है बच्चों? विद इन 90 डेज सबमिट इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। अब आपको बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म सबमिट करना है। इन उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 2। वैसे फॉर्म का नाम क्या? फॉर्म 2, बट अभी इस फॉर्म का नाम चल रहा है फिलिप। क्या नाम चल रहा है बच्चों इसका? फिलिप। सर इसकी फुल फॉर्म बताना। फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। अभी इस फॉर्म का नाम क्या चल रहा है? फिलिप। वैसे नाम क्या है? फॉर्म 2। विद इन 90 डेज सबमिट इनकॉर्पोरेशन फॉर्म इन फॉर्म 2 फिलिप along with other documents, along with other documents। other documents क्या है सर? other documents क्या है? documents of partners and designated partner। तो पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट और डेजिग्नेटेड पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स क्या? वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे रहते हो, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है जी। विद इन 90 डेज आपने अदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब जब आप विद इन 90 डेज डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो आरओसी फाइनल वेरिफिकेशन करेगा। ऑन फाइनल वेरिफिकेशन of documents by ROC and if all compliances are made, ROC चेक करेगा कि आपने सारी बातें मानी है कि नहीं माने। and if all compliances are made, ROC will issue सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप जानते हो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है?
ROC will issue certificate of incorporation. और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, द डेट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन will be the date of registration of ROC. Will be the date of registration of LLP. मैंने गलती से पहले ROC बोल दिया था शायद. अब समझो पूरी सिचुएशन. यहां तक समझ आ गया? नाम रिजर्वेशन हुआ आपका. अब इस 3 महीने के अंदर आपको क्या फाइल करना है? इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल करना है. इनकॉर्पोरेशन फॉर्म जो कि किस फॉर्म में जाता है? फॉर्म 2. और उसका करंट फॉर्म सब्स्टिट्यूट करके क्या दे दिया है? फिलिप फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी. और उसके साथ साथ आपको क्या देने हैं? अदर डॉक्यूमेंट्स. अदर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये है जो कि मैंने आपको एक हिंट दे दिया. एक आपका हो जाता है, क्या बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, उसके साथ पैन कार्ड, फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीजें. और इसके बाद क्या करेगा आरओसी? फाइनल वेरिफिकेशन करेगा, सब कुछ चेक करेगा. अगर सारे कंप्लायंसेस पूरे हैं तो आरओसी आपको क्या दे देगा? सीओआई. और आपको पता है सीओआई इज एन कंक्लूसिव एविडेंस. पता है ना कंक्लूसिव एविडेंस? COI is an conclusive evidence of registration of LLP. भाई एक बार आपको अगर COI मिल गया, that means now you are registered. कोई आपके ऊपर कोई भी आंख नहीं उठा सकता, हाथ नहीं उठा सकता कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन गलत है या कुछ भी है. एक बार अगर आपको COI मिल गया, ठीक है जी. और जिस दिन जो डेट COI में लिखी है, COI जो आता है उसके ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में डेट लिखी होती है, नीचे एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि जिस दिन ये COI आपको इशू करा गया है, इस दिन से आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड मानी जाएगी. मान लो आपको COI 1 अक्टूबर 2025 को मिला, तो 1 अक्टूबर 2025 से आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड मानी जाएगी. क्या बात समझ में आती है? अब मुझे इस प्रोसेस में आपको एक प्रोसेस एक बार पूरा कैसे दिखाऊं मैं, पूरा एक बार तो आ नहीं पा रहा, शुरू से देखते हैं सारे. एक बार मैं प्रोसेस में नंबरिंग करता जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना हाथ में. ये मैं हटा देता हूं ब्लैक से जो नंबरिंग की हुई है. सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लो, पिन लो या डी पिन लो. उसके बाद एप्लीकेशन दो रिजर्वेशन ऑफ नेम की, और उसके साथ आप क्या दो? फीस पे करो. किसको दोगे? आरओसी. फीस आपको बता दी रिजर्वेशन ऑफ नेम की 200 रुपए फीस. कितने नेम्स जाएंगे? 2 प्रपोज नेम्स करंट सिनेरियो में. या तो आरओसी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा. रिजेक्ट करेगा तो फिर से रिजर्वेशन ऑफ नेम की एप्लीकेशन डालो. अगर एक्सेप्ट कर ली तो क्या होगा? फिर आपका नाम रिजर्व कर दिया जाएगा 90 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए. मतलब 3 महीने के लिए आरओसी वो नाम किसी और को अलॉट नहीं करेगा. आप उसके नाम के सोल ओनर हो, आप उस नाम को यूज करके अपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करो. 90 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करनी है? बाकी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है. बाकी की रिक्वायरमेंट्स क्या? आपको इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिल करके देना है उनको. इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के साथ अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फीस. यहां पे भी तो फीस जाएगी. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस. सर यहां फीस कितनी है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की फीस कितनी है? फॉर्म 2 की फीस कितनी है बच्चों? फॉर्म 2 की फीस जो है वो डिपेंड करेगी कितनी कैपिटल से एलएलपी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. डिपेंड्स अपॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर. ठीक है जी. मैं इसका भी एक चार्ट बनवा दूंगा अभी नीचे, टेंशन मत लो. डिपेंड्स अपॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर. जैसे कि मैं आपको बताता हूं,
दोनों पार्टनर्स ने 1-1 लाख कंट्रीब्यूट करा, दोनों पार्टनर्स ने 2-2 लाख कंट्रीब्यूट करा, दोनों पार्टनर ने 3-3 लाख कंट्रीब्यूट करा, तो उस हिसाब से इनकॉर्पोरेशन फीस जाएगी। उसका भी चार्ट बना देता हूँ नीचे। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स क्या जाते हैं देख लो, डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। ठीक है जी। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 8 और स्टेप 9। अगर पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग अलग हैं तो दोनों के अलग अलग डॉक्यूमेंट जाएंगे। अगर वो दोनों ही अपने आप को डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉमिनेट कर रहे हैं तो फिर सेम डॉक्यूमेंट चार्ज चल जाएंगे, आपको डबल डबल भेजने की जरूरत नहीं। उसके बाद आरओसी सारी चीजों की फाइनल वेरिफिकेशन करेगा, सारे कंप्लायंसेस को चेक करेगा। अगर सारे कंप्लायंसेस आपके ठीक है तो आपको आरओसी क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जिस दिन से वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर देगा उसी दिन से आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड मानी जाएगी। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको विद इन 30 डेज फॉर्म 3 में, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, विद इन 30 डेज इन फॉर्म 3 LLP एग्रीमेंट शुड बी सबमिटेड टू आरओसी। भाई LLP एग्रीमेंट आपको पता है क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट याद है, विच डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स होंगे, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी राइट्स एंड ड्यूटीज। वही तो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट था पार्टनरशिप का। याद करो, कंपनी बनाते थे तो मेन डॉक्यूमेंट थे एमओए एओए, पार्टनरशिप बनाते थे तो था वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और एलएलपी में उसका नाम है एलएलपी एग्रीमेंट। और लॉ कहता है आप चाहो तो हमें इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ यानी फॉर्म 2 के साथ ही फॉर्म 3 भेज देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो हम आपको 30 दिनों का टाइम दे रहे हैं, 30 दिनों बाद भेज देना, क्योंकि भाई एलएलपी एग्रीमेंट बनाने में बच्चों टाइम लगता है। इट हैज टू बी केयरफुली ड्राफ्टेड, एक एक लाइन ध्यान से देखनी पड़ती है। तो लॉ ने से आपको ऑप्शन दिया है एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट आगे आने वाले सेशंस में पूरा एक टॉपिक बनेगा। शुड बी सबमिटेड, एलएलपी एग्रीमेंट शुड बी सबमिटेड इन, फॉर्म का नाम क्या बताया मैंने, फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बताना सर हम चाहते हैं, हमने तो पहले से ही बना रखा है, हम तो हैंड टू हैंड सबमिट करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉ रोक नहीं रहा, आपको किसी भी तरीके से एलएलपी एक्ट या लॉ रोक नहीं रहा कि आप उसे इमीडिएटली सबमिट नहीं कर सकते। हम तो आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यानी कि अगर ये मान लो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हुई 1 अक्टूबर 2025 को, तो सर एलएलपी एग्रीमेंट और फॉर्म 3 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है सर? कब तक फॉर्म 3 फाइल हो जाना चाहिए? 31 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म 3 फाइल हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? क्या पूरा प्रोसेस समझ में आया? सर क्या ये हम साथ में ही भेज सकते हैं? बिल्कुल। तो एक बार आओ जरा मैं आपको पूरा खर्चा बता दूं, ध्यान से देखो। एक बार पहले वो इनकॉर्पोरेशन फीस वाला शेड्यूल बना ले। कहाँ गया वो? हाँ, ये देखो मैंने बताया था ना यहाँ पे, डिपेंड्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, आओ जरा देखें। फीस पेबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन।
बच्चों ये फीस जो है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं करंट सिनेरियो के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। क्या पता जब तक मैं एक क्लास अपलोड करूं, आप लोग देखो, क्या पता है फीस चेंज हो जाए। तो इस फीस को लेकर मेरे पास डाउट मत भेजना। ये फीस वेरी कर सकती है और ना ये फीस पेपर में पूछी जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है ये फीस डेली के हिसाब से भी एमसीए चेंज कर देता है। ये आज का सिनेरियो बता रहा हूँ, चेंज हो जाए तो डाउट्स मत लाना। ये पेपर के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। पेपर के लिए जो रेलिवेंट था वो रेलिवेंट चीजें थी प्रोसेस। प्रोसेस क्या था? प्रोसेस के 5 स्टेप से पढ़ो। डीएससी लेना, डिन लेना, रिजर्वेशन करवाना नाम का, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिलिप फाइल करना और फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना। फीस कैन बी वैलिड, फॉर्म्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या पता मैं आज आपको, जैसे मैंने बताया, फॉर्म 1 का नाम कर दिया है रन एलएलपी, फॉर्म 2 का नाम कर दिया है फिलिप, कल को फॉर्म 3 का नाम भी चेंज कर दें। ये सब चीजें चेंज होती रहती है। मैं आपको प्रोसेस जो बता रहा हूं बस वो याद रखना ढंग से। फीस पेबल याद रखो। इफ कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूशन इज अप टू 1 लाख, तो बच्चों जो फीस पेबल है आज के टाइम पे मात्र 500 रुपए। इफ कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स इज मोर देन 1 लाख अप टू 5 लाख, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख है तो फीस हो गई 2000। ठीक है जी। इफ कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स इज मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, तो फीस डबल, 4000 रुपए। इफ कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर इज मोर देन 10 लाख, फीस 5000। ध्यान से देखना। नॉर्मली मैंने ज्यादातर देखा है लोग 1 से 5 लाख के बीच में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। अब आप टोटल फीस देखना, 2000 रुपए की डीएससी है, 1000 रुपए की डिन है, 3000 रुपए, 200 रुपए नाम रिजर्वेशन के लिए, 3200 रुपए। और मान लो 1 लाख से 5 लाख के बीच में पार्टनर्स ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो फीस गई 2000 रुपए, 3200 और 2000 5200। 300 से 400 रुपए मान लो प्रिंटिंग कॉस्ट। और एलएलपी एग्रीमेंट ना स्टैम्प पेपर पे प्रिंट होता है। जब मैं आपको एलएलपी एग्रीमेंट पूरा करवाऊंगा वहां पे कहूंगा स्टैम्प पेपर पे प्रिंट होता है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, 500 रुपए उसके मान लो। कितने हो गए थे? 3000, 3200, 2000 5200, 800 रुपए मान लो, 6000। मार्केट में कम एलएलपी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। कितने दिनों का काम है? सिर्फ 2 दिन। मतलब एलएलपी रजिस्टर होके आने में तो 15 दिन लग जाएंगे, बट काम कितने दिनों का है? आप आज सुबह बैठो, डॉक्यूमेंट्स डीएससी के लिए भेजो और सारे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स बना के रख लो। जैसे ही नेम अप्रूवल आया डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। आप आज ही बना लो ना। कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एलएलपी का ये फॉर्म 3 भी 30 दिनों में फाइल नहीं करता। सब हाथों हाथ अभी बना देते हैं और एक ही बारी में सब फाइल कर देते हैं। कोई इतनी भसूड़ी नहीं पालता कि 30 दिनों तक फाइल करेंगे। क्लाइंट को कोई बताता भी नहीं। मैंने भी आज तक नहीं बताया। मैं सीधा कहता हूँ भाई A to Z आज ही सब कुछ होगा। आज ही पूरे पैसे ले लिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, बस नेम अप्रूवल आने की देर है। आज नेम अप्रूवल आया, 1 घंटे के अंदर मैं लैपटॉप में बैठा, मैंने फॉर्म 3 बना के रखा हुआ है, पहले से सेव करके रखा हुआ है, फटाफट एनईएफटी करी और फॉर्म फाइल। बस फिर मैं रोज सुबह उठ के मेल चेक करूंगा, आज मेल आ गई, आज मेल आ गई, बस मेल चेक करूंगा। मेल चेक करते जिस दिन उसका आ जाएगा एलएलपी नंबर, मैं उसको दे दूंगा। क्या बात समझ में आती है? क्या आप प्रोसेस पूरा समझ आया? फिर बाकी की बातें करना स्टार्ट करूं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे कि मुझे नाम के ऊपर रूल्स लिखवाने बाकी हैं। ठीक है जी। चलो एक बार आपको प्रैक्टिकल दिए दिखा देता हूँ।
एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये आ गई जी एमसीए की साइड। एमसीए की साइड में ही होता है सब कुछ। ये हमारी, आप ये समझ लो, जिंदगी भर आप किसी साइट से कमाने वाले, इस साइट को आज ही पी लो बैठ के। हम गए जी एमसीए सर्विस में। देखो एलएलपी के सारे काम यहाँ हो गए और ये हो गए कंपनी के सारे काम। ठीक है जी। ये पेन थोड़ा सा मन चला है, अपने आप चल जाता है। क्या चल गया मुझे नहीं पता। यहाँ भी चल गया है कुछ। चलो देखो, रन एलएलपी बताया था ना आपको, अभी नाम चेंज कर रखा है रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी का। ठीक है जी। ये बात समझ में आती है। हम आते हैं किसी कंपनी और एलएलपी की डिटेल्स फाइल करने में। बाकी एलएलपी से जुड़े हुए सारे काम है। एलएलपी के फॉर्म्स देख लो, ये लो एक बार एलएलपी के फॉर्म्स खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, रिजर्व यूनिक नेम का तो फॉर्म वही दिखा दिया मैंने आपको, ये रहा। ये देखो ये रहा, यहीं से डाउनलोड हो जाएगा रिजर्व यूनिक नेम, यहीं से रिजर्व कर लेना। बाकी फॉर्म देखो, फिलिप फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी। उसके बाद देख लो, ये आ गया हमारा, ये आपका फॉर्म अभी किसी काम का नहीं है, ये फॉर्म बाद में पढ़ेंगे। फॉर्म 3 देखो किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड चेंजेस इफ एनी। और ये फॉर्म लास्ट कब अपडेट हुआ है ये देख लो, 21 अक्टूबर 2016 को, 30 नवंबर 2019 को, 9 अप्रैल 2020 को, मतलब लेटेस्ट फॉर्म है। कब कब अपडेट होते हैं ये फॉर्म, डेट्स आती रहती है। ठीक है जी, जब भी ये फॉर्म अपलोड हुआ उसकी डेट आ जाएगी। किसी कंपनी की डिटेल्स चेक कर। और ये एलएलपी की बार बार ना कंपनी निकलता है, क्योंकि कंपनी पढ़ाने की इतनी आदत हो चुकी है। एलएलपी है ही क्या, 4-5 क्लासेस का टॉपिक, कंपनीज एक्ट है 50 क्लासेस का टॉपिक, वो कंपनी बार बार घूमता रहता है भाई। चलो जब तक रिवाइज कर लो, तो खुल ही गया। मैं एक कंपनी आपको सर्च करके दिखाता हूँ। रावली पॉलीमर्स। पहली चीज सीखी सर, एलएलपी के एंड में एलएलपी वर्ड यूज होता है। देखो कंपनी इसमें पढ़ा होगा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड, नीचे वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड, ये एलएलपी है, लास्ट में एलएलपी। वर्ड से डाल दो। मैंने सर अरावली पॉलीमर्स ही क्यों खोला, क्योंकि बच्चों इस कंपनी में मैंने काम किया हुआ है, अरावली पॉलीमर्स एलएलपी के ऊपर काम किया हुआ मैंने। देखो एलएलपी नंबर, एलएलपी नंबर मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कंपनी में सिन नंबर मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एलएलपी में क्या मिलता है, एलएलपी नंबर। तो ये बात यहां पे लिख लो। नोट्स बनाते चलते हैं इन चीजों का, जो आपने, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, नोट्स बनाते चलते हैं। पहला नोट, एट इनकॉर्पोरेशन, एट इनकॉर्पोरेशन LL pin will be allotted, LL pin will be allotted। क्या मतलब है इसका, LLP आइडेंटिफिकेशन। अरावली पॉलीमर्स LLP। सर क्या LLP लास्ट में लगाना जरूरी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरावली पॉलीमर्स। LLP क्यों लगाया है,
ये एक्रोनिम है जो लास्ट में लगाते ही लगाते, याद करो। प्राइवेट कंपनी में लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगता था, पब्लिक कंपनी में लास्ट में लिमिटेड लगता था ना, एलएलपी में लास्ट में एलएलपी लगता है। यानी कि एक और बात आपने नोट में पढ़ी, यूज ऑफ वर्ड्स एलएलपी और पूरा लिख दो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों अलाउड है। बट कोई भी इतना बड़ा वर्ड लिखता नहीं है, मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा कोई पूरा लिखे। यूज ऑफ वर्ड्स एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ नेम इज मैंडेटरी, आपको यूज करने ही करने हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है 3, वाह। नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स 3, ये देखो, ये डायरेक्टर्स या सिग्नेटरी डिटेल, सिग्नेटरी मतलब वही डेजिग्नेटेड पार्टनर। पृथ्वीराज सिंह एब्रॉय, इनका डिन नंबर ये रहा। विक्रमजीत सिंह एब्रॉय, इनका डिन नंबर ये रहा। और अर्जुन सिंह एब्रॉय, इनका डिन नंबर ये रहा। आपको पता है ये लोग कौन है? आपने ओबरॉय होटल्स का नाम सुना होगा, ओबरॉय होटल्स। 26/11 में मुंबई में अटैक भी हुआ था ओबरॉय होटल्स का। आप ये समझ लो इंडिया के टॉप 5 होटल चेन कंपनीज में से एक ओबरॉय है। सेकंड मान लो, सबसे पहला ताज है, अगला ओबरॉय है। तो ये मिस्टर पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, ये इनका लिया हुआ सब कुछ है। विक्रमजीत सिंह ओबरॉय इनके भतीजे हैं, मतलब इनके भाई के बेटे। और अर्जुन सिंह ओबरॉय इनके बेटे। मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ, विक्रमजीत सिंह ओबरॉय से। पीआरएस ओबरॉय तो बच्चों बहुत बुरे हो गए हैं, कभी मैं इनसे नहीं मिला। अर्जुन सिंह ओबरॉय से भी नहीं मिला। विक्रमजीत सिंह सर से मैं मिला हूँ। ठीक है जी, कब ये लोग हुए थे देख लो, 13 अगस्त 2010, यानी 2008 में एलएलपी एक्ट आया, इन्होंने 2010 में एलएलपी बना दी थी। ये इन्हीं की कंपनी है, एलएलपी है सॉरी। देखो कहाँ रजिस्टर्ड है, आरओसी कोड देख लो, कोलकाता की रजिस्टर्ड कंपनी है। ओबरॉय होटल्स की मेन ब्रांच भी कोलकाता में ही है, याद रखना है बात। तो फिर से एलएलपी समझ आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, एलएलपी नेम समझ आ गया, अरावली पॉलीमर्स नेम है। एलएलपी आपको वर्ड्स यूज करने होते हैं। कहाँ रजिस्टर्ड है? आरओसी कोलकाता। इनके सीओआई में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या डेट है? 13 अगस्त 2010, यानी कि 13 अगस्त 2010 को इनकी एलएलपी रजिस्टर्ड हुई थी। 13 अगस्त 2010 को इनकी एलएलपी रजिस्टर्ड हुई थी। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है सर? ये भी देख लो, कोलकाता का ही है। सर क्या कभी आरओसी कोड और रजिस्टर्ड एड्रेस अलग अलग स्टेट का हो सकता है? मूर्ख हो आप अगर इसे अलग अलग कह दोगे। रजिस्टर्ड ऑफिस के जुरिस्डिक्शन के ही आरओसी में आप रजिस्टर्ड होगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहां आरओसी कोलकाता हो और यहां दिल्ली लिखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर यहां दिल्ली होगा तो यहां भी दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई होगी। ठीक है जी। अच्छा, इनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी isdho@oberoi.com, oberoigroup.com। ठीक है जी। मतलब ये इनकी कंप्लेंट्स आईडी, अगर आपको किसी तरीके से इनकी कंप्लायंस से कंप्लेंट है तो आप इस मेल पर डाल सकते हो। अच्छा, प्रीवियस फर्म कंपनी डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, अरावली पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। सर ये क्या चीज है बच्चों? इनकी पहले कंपनी थी अरावली पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इस कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। एक और प्रोविजन आपके सर पर आ गया जो आपको आगे सीखना है। सर क्या हम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने बताया था यस, आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो और आप एग्जिस्टिंग कंपनी को एलएलपी में, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। यानी कि इन्होंने अरावली पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड थी, उसको अरावली पॉलीमर्स एलएलपी में कन्वर्ट करा है। 13 अगस्त 2010 को उसका सीओआई आया था। क्या बात समझ में आती है? टोटल ऑब्लिगेशन देख लो, कंट्रीब्यूशन देख लो पार्टनर्स का। ठीक है जी। मेन डिवीजन हमारा बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। लास्ट इन्होंने अपनी अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का रिपोर्ट एक जाती है, वो भी आगे पढ़ाऊंगा। एक अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी की रिपोर्ट जाती है एलएलपी में, कब फाइल करी है? 31 मार्च 2019।
लास्ट एनुअल रिटर्न कब फाइल करी है? 31 मार्च 2020। अभी करंटली एक्टिव है, ये डोरमेंट है? एक्टिव है, चल रही है। अरे हम ही फाइल करते थे भाई, 2018 तक मैंने ही सारी फाइलिंग्स करी है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 जगह हेड ऑफिस सिचुएटेड है। मेन जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कोलकाता में, इसी एड्रेस में, 4 मैंगो लेन, 6th फ्लोर, कोलकाता। यहाँ तो मैं विजिट नहीं कर रहा हूँ। और इसका सेकंड जो सब रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में है, सिविल लाइंस में, 7 शामनाथ मार्ग, दिल्ली। सिविल लाइंस मेडेंस होटल के अंदर इनका ऑफिस सिचुएटेड है, जहां पे मैंने काम किया हुआ है। और ये रहे 3 इनके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो ऊपर से मैच कर रहे हैं, ये देख लो, डेजिग्नेटेड पार्ट। ठीक है जी, क्या आपको सारी चीजें समझ में आई? तो यहां से हमने 2 नोट पॉइंट्स बना लिए। क्या यहां तक आपको कोई डाउट? अब वापस आ जाओ प्रोसेस से, जो बातें इनकम्प्लीट रह गई हैं उन्हें कंप्लीट करने का टाइम। एक बार मैं इसे शॉर्ट में कर लेता हूँ। ए और बी 2 पार्टनर्स से, ठीक है जी। इन्होंने अपने आप को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाया, डिन लिया, डीएससी लिया, डिन लिया, यहाँ तक ठीक है। डिन आपको बता देता हूँ, डिन लिया जाता है DIR 3 में, ये आप कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके हो। ठीक है जी। फिर रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए मैंने सारी बातें बता दी। फॉर्म 1 में जाएगा, फीस जाएगी 200 रुपए की, अभी चल रही है, प्रपोज नेक्स्ट हो जाएंगे। हाँ, रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए रूल्स पढ़ने हैं हमें, तो हेडिंग डालो। हालांकि ये रूल्स बच्चों पहले आपने पढ़ रखे हैं, बट स्टिल मुझे करवाने जरूरी हैं। आई एम सॉरी, मैं रिपीट करवा रहा हूँ चीजें, बट मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। रूल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। क्या रूल्स है नाम रिजर्व करने के? ध्यान से देखो। रूल नंबर 1, द प्रपोज्ड नेम, द proposed name should not be similar, the proposed name should not be similar to, should not be similar with, should not be similar with a existing company। सर हम ये कैसे चेक करेंगे कि नाम सिमिलर है कि नहीं है? वो भी चेक करना सिखाऊंगा, 2 मिनट। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, सॉरी एग्जिस्टिंग LLP, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इन तीनों से सिमिलर नहीं होना चाहिए। द नेम, द प्रपोज्ड नेम, the proposed name should not be prohibited, the proposed name should not be prohibited under, मैंने आपको बताया था एक एक्ट है एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट, क्या नाम है? एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट 1950। इस एक्ट के अंदर आपका नाम जो है प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, आपको नाम प्रपोज करते टाइम वो एंड में LLP वर्ड यूज करना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड यूज करना है। ठीक है जी, ये हो गए नाम के। मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, या पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ चुके हो, रॉयल, इंपीरियल, ये सारे वर्ड्स को यूज करना। ठीक है जी। फटाफट से लिखो। अच्छा, नाम एक बार चेक करना भी सिखा दूं। देखो, कोई भी नाम आपको चेक करना होता है ना, हम कैसे चेक करते हैं कि भाई कोई नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से मैच नहीं कर रहा। बच्चों, आज तक देश में जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है ना, वो सारी की सारी आपको इस मास्टर डाटा में शो हो जाएंगी।
जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक नाम रखना चाहता हूँ सनशाइन एलएलपी। मैं चेक करता हूँ क्या वो नाम कभी रजिस्टर हुआ है इससे पहले। सनशाइन, नो मैचेस, यानी कि मुझे ये नाम मिल सकता है। तो मैंने दूसरा नाम आपको क्या बताया था? मैंने सनशाइन बताया था, दूसरा नाम सनसेट एलएलपी। सनसेट एलएलपी, नेट चलना बंद हो गया क्या? क्या हो गया मेरे भाई? नेट ने जिंदगी परेशान कर दी। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, मैं प्रपोज करना चाहता हूँ सनसेट एलएलपी। सर हम एक ही नाम प्रपोज कर दे तो? भाई कर दो, बट दो कर दो ना, जब आपको ऑप्शन दिया तो सनसेट भी नहीं है। तो मेरे दोनों नाम से अवेलेबल है मार्केट में, सनशाइन एलएलपी भी, सनसेट एलएलपी भी। मैं दोनों नाम को प्रपोज कर सकता हूँ। वो किसी तरीके से क्या किसी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं? नो। किसी एलएलपी को प्रेजेंट कर रहे हैं? नो। अच्छा, मैंने कंपनी में तो चेक करा ही नहीं, मैंने तो एलएलपी वर्ड यूज कर दिया था, मुझे कंपनी के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। फिर क्या, हालांकि हमेशा ही करता है। सिर्फ मैं सनशाइन डाल देता हूँ, अब इसमें कंपनी भी शो हो जाएंगे, एलएलपी। ओ, हो गई ना गलती थी पहले। तो देखो, भले ही उसके नाम से कोई एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं है, बट कितनी सारी प्राइवेट कंपनियां रजिस्टर्ड है। देख रहे हो, देखो कितनी है, 200 एंट्री है, 200 कंपनी रजिस्टर्ड है। बट देखा जाए तो कहीं पे भी इकलौती सनशाइन नहीं है। या तो सनशाइन एब्रेसिव, अचीवर, एबिडोस, एग्रो, मुझे सिर्फ सनशाइन वर्ड मिल सकता है। मतलब ये देखो, यही तो चांस लेने वाली बात है। अच्छा, एक बार सनसेट देख ले तो चांस वाली बात है, तभी तो मैं कह रहा हूँ चांस होता है भाई, पूरा पूरा एलएलबी वर्ड यूज नहीं करेंगे। सनसेट के नाम से ही बहुत सारी। चलो, मतलब एक चांस वाली बात है कि अगर आप सनशाइन एलएलपी, सनसेट एलएलपी डालते हो तो एग्जैक्टली तो वो किसी से मैच नहीं करती है, बट कहीं ना कहीं वो वर्ड तो यूज हो रहा है। तो देखना पड़ेगा आरओसी मुझे देगा परमिशन कि नहीं देगा। बट आपको बताता हूँ, 99% मुझे परमिशन मिल जाए, क्योंकि सिर्फ सनशाइन एलएलपी करके, सिर्फ सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड करके, सिर्फ सनशाइन लिमिटेड करके कोई भी नहीं बनी है। बट अगर उसे दान दक्षिणा चाहिए होगी ना, तो नहीं करेगा वो रजिस्टर, याद रखना। ये रूल्स आप पढ़ लो, बट एट लास्ट यू नीड टू गर्म करने पड़ेंगे आप। क्योंकि देखो, आप भी देख रहे हो, मेरा सनशाइन नाम किसी कंपनी से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, किसी एलएलपी से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। तो मुझे मिलना चाहिए, 99.99% मिलना चाहिए, बट 0.1% नहीं मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर कुछ खाना खिलाना करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ जी अपने काम में वापस। तो नाम के रूल्स हो गए, और देखिए मैंने आपको और क्या बताना बाकी था। नाम के रूल्स हो गए। आरओसी, आरओसी के बारे में लिखवाने की जरूरत है या यही लिखवा दूं? यही लिखवा देता हूँ, किस जुरिस्डिक्शन के आरओसी, क्योंकि आरओसी तो बहुत सारे हैं देश में। आरओसी ऑफ जुरिस्डिक्शन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। ठीक है जी, आगे आ जाओ। नेम रिजर्वेशन हो गया, 3 मंथ के लिए मिलेगा, ये सब बातें हो गई। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, कंटेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको अदर डॉक्यूमेंट्स बता दिया, अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या जाएगा। एक बार इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं, उसके कंटेंट्स लिख लेते हैं। आ जाओ, हेडिंग डालो। जब सीख रहे हैं ना, तो हर चीज सीखो तो मजा आता है। कंटेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। उस इनकॉर्पोरेशन फॉर्म का नाम क्या है? सर वैसे उसका नाम फॉर्म 2 है, बट अभी उसका नाम
बदल के क्या करा हुआ है, फिलिप, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है जी, इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं एक बार ये देख लो। मेन मेन कंटेंट्स आपको बता रहा हूँ। आ जाओ जी। सबसे पहला तो नेम बताओगे आपने जो रिजर्व करा है, ठीक है जी। दूसरा, प्रपोज्ड बिजनेस, आप क्या बिजनेस करोगे। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी करने लग जाओगे, प्रपोज्ड बिजनेस बताना पड़ेगा। उसके बाद नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। उसके बाद अगर आपके पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेम है तो आप बस उसमें एक ऑप्शन आता है कि सेम, तो सेम को टिक कर दोगे, वो दोनों टिक हो जाएंगे। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। ठीक है जी। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ब्रांच ऑफिस एंड, अगर आपका कोई ब्रांच ऑफिस वगैरह है, एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन सर क्यों जरूरी है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से ही तो पता चलेगा कि कितनी फीस जानी है, समझे मेरी बात। कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर आपने 5 लाख डाला तो वो 5 लाख के हिसाब से फीस लेगा, 10 लाख डाला तो 10 लाख के हिसाब से फीस लेगा। ये कुछ कंटेंट्स है जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में आपके आएंगे, ये चेंज होते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ना, वो फॉर्म अपडेट होता है, तो जैसे जैसे फॉर्म अपडेट होगा तो कंटेंट्स ऊपर नीचे चेंज करते रहते हैं। ये मेजर कंटेंट्स हैं जो रहते ही रहते हैं। और क्या होता है, और चीज बताता हूँ, ये जितनी चीजें लिखी हैं इन सबके फिर प्रूफ जाते हैं। प्रूफ प्रूफ मैंने आपको ऊपर बताई दिया, देखो कितने सारे डॉक्यूमेंट थे, ये सारे प्रूफ ही तो हैं भाई। आपके रिजर्वेशन ऑफ नेम का प्रूफ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट जो फॉर्म 1 के टाइम पे फाइल हुआ। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और पार्टनर्स के रिलेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए प्रूफ जाएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या अदर एनओसी कि आप किसका ऑफिस यूज कर रहे हो। प्रपोज बिजनेस के लिए कोई प्रूफ प्रूफ नहीं जाता, ठीक है जी। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए तो आपको फीस पे करनी है। सारी चीजें ओके हो गई। और बताओ, इसके बाद आ जाओ जी, फिलिप फाइल हो गया, इसके कंटेंट्स पता चल गए। फीस नीचे मैंने आपको बता दी, फीस 500 रुपए से लेकर 4 हजार तक की मैक्सिमम फीस है, 5 हजार तक की, सॉरी। आरओसी ने सीओआई दे दिया, सीओआई हमारा एडिक्वेट एविडेंस हो गया, ओके। एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म सी में चला जाएगा 30 दिनों के बाद, ठीक है जी। एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में बाद में पूरी बातें करनी बाकी हैं, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा, ये पूरी बातें एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में बात की, ठीक है। तो आपको एक बार मैं टोटल कॉस्ट निकालूं, ये अब आपके कोई सिलेबस के रिलेटेड बात नहीं है, मैं बस आपको वैसे बता रहा हूँ। टोटल फीस, टोटल कॉस्ट कितनी आई जी, 2 हजार रुपए के डीएससी बनेंगे, तो 1000 रुपए का डिन आएगा 2 लोगों का। और मान लेते हैं हम 2000 रुपए की इनकॉर्पोरेशन फीस थी फॉर्म 2 की, अगर कंट्रीब्यूशन 5 से 10 लाख, 5 लाख तक है। और आप इसके अलावा 500 रुपए अदर कॉस्ट ले लो, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि आती नहीं है। टोटल हो गया 2000, 3000, 3200, 537।
5000, 3000, 5000, 5500 और इनकॉर्पो रिजर्वेशन ऑफ नेम की फीस। ये टोटल कॉस्ट आएगी। आपको मार्केट में एलएलपी बनाने के लिए कितने पैसे मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 10,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक के आपको पैसे मिलते हैं। ये तब जब आप कितने तक की कंट्रीब्यूशन में एलएलपी बना रहे हो, अप टू 5 लाख तक की। यही कंट्रीब्यूशन कोई 50 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करेगा तो यही फीस, आपकी फीस तो 2,000 रुपए पड़ेगी, समझना। आपकी तो सिर्फ इस फीस में फर्क आएगा। अगर सामने वाले पार्टनर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता तो सिर्फ इस 2,000 की फीस का 5,000 होगा। बट आप उससे क्या कहोगे, नहीं सर कंप्लायंसेस ज्यादा है, 35,000 रुपए लगेगी, सामने वाला देगा मुंह खोल के। तो चलो भाई रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं खत्म। ए टू जेड जितनी जुड़ी रजिस्ट्रेशन से बातें थी वो होती हैं सारी की सारी खत्म। अब नेक्स्ट सेशन से आगे की बातें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।